ओके जी, तो जो अगला प्रश्न है वो है 51। यहाँ से केमिस्ट्री शुरू हो जाती है और फिज़िक्स ख़त्म। 25 क्वेश्चन फिज़िक्स के ख़त्म हो चुके हैं। केमिस्ट्री शुरू होती है। यहाँ पे कहा गया है कि जल के अणु में हाइड्रोजन आबंध की आबंध वियोजन ऊर्जा कितनी होती है। तो यहाँ पे इसकी आबंध वियोजन ऊर्जा कितनी होती है, तो ये होती है 23.3 किलो जूल प्रति मोल। तो 23.3 किलो जूल प्रति मोल आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि निम्न 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया में कौन सा तत्व ऑक्सीकृत हो रहा है, यानी जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो भाई ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, यहाँ पे जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन तो अलग हो रहा है, ठीक है, उसकी बात अलग रखते हैं। यहाँ पे Zn के साथ ऑक्सीजन वाला मटेरियल जुड़ रहा है, तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, Zn यानी कि जिंक का। ओके, अगला चलेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया सल्फ्यूरिक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसका जो व्यवहारिक भाषा में नाम है वो है तूतिया का तेल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसको गंधक अम्ल भी कहते हैं। ये होता है तूतिया का तेल, तूतिया का तेल, गजब का है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है एक जटिल यौगिक जिसमें एक धातु की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, वह कौन सा है। मतलब इनमें से कौन सा में एक धातु की ऑक्सीकरण संख्या जो है 0 है। तो यहाँ पे हमको बारी बारी से सभी का चेक करना होगा। ओके जी, तो पहला जो विकल्प दिया है वो है K4 FeCN का होल्स यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे इस प्रकार से कोष्टक बने हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इनका देखते हैं। देखिए जो K होता है उसका पोटेशियम उसका 1 होता है, ठीक है, 4 गुणित 1 कर दिया है, प्लस Fe के यहीं पे हमको याद करना है, Fe एक धातु है। CN का टोटल मिला के जो होता है -1 होता है, गुणित 6 कर दिए बराबर 0। और यहाँ पे 4 एक कम 4, यहाँ पे -6 घटाने पे -2 मिलेगा, और 2 जाने के बाद यहाँ पे 2 हो जा रहा है, 0 तो नहीं हो रहा। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ऐसे ही चेक करेंगे सेकेंड वाला को, और जो ऑप्शन है वहाँ पे दिया गया है क्या, K3 FeCN और 6 से हो रहा है। यहाँ पे K के साथ 3 एक कम 3 हो गया, और उसके बाद फिर Fe ऐसे रहने, CN का हो गया -1, 6 से गुणा किया, यहाँ पे फिर से वही -3 मिला है, और जाने के बाद फिर +3 हो जाएगा, यानी कि अपने पास यहाँ पे फिर से 0 नहीं मिला। तो यह में x बराबर आपको 3 मिल गया है। और उसके बाद NiCO4 हो रहा है, तो Ni निकल के हम यहाँ पे निकालेंगे, और यहाँ पे जो CO हो रहा है इसका जो पूरा बनता है वो 0 हो जाता है, ठीक है, जो पूरा बना है ऑक्सीकरण संख्या वो 0 हो गई है। यहाँ पे 4 से गुणा करने पर फिर वही 4 0 ही मिलेगा। तो x का जो वैल्यू मिल गया है हमको 0 मिल गया। तो यहाँ पे जो तीसरा विकल्प है इसके लिए आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, 0 हो रही है, बाकियों में नहीं हो रही है। तो जो चौथा वाला है ये भी आप हल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो हो गया, ये C वाला विकल्प सही है। ओके जी, 55 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे कहा गया है कि 100 मिलीलीटर 0.01 मोलर डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड के घोल में अधिक मात्रा में AgNO3 डाला जाता है। अवक्षेपित हुए AgCl के मोलों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे ये जो डाला जा रहा है इसमें हमें पहले ज्ञात करना है कि यहाँ पे ये मोलर मात्रा कितनी बन रही है। तो हमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, क्योंकि देखिए 100 ग्राम 100 ml 0.01 मोलर डाइक्लोरो टेट्रा एक्सा क्रोमियम 3 क्लोराइड के घोल में AgNO3 की अधिक मात्रा में जब ज़रूरत से ज़्यादा डाला जा रहा है, अत्यधिक मात्रा में डाला जा रहा है, तो पूरा अवक्षेपित करने का मामला हो रहा है। तो इसमें से जो पूरा अवक्षेप निकाला जाना है, जब पूरा अवक्षेप निकाला जाना है तो हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे कि कितने मोल हमारे पास हैं। तो सबसे पहले बात तो जो मिलीलीटर में है उसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया 1000 से भाग करके, तो 0.1
लीटर मिल गया। जो मोलों की संख्या होती है वो जो आपकी लीटर में मात्रा दी गई हो, ठीक है, लीटर में मात्रा जो होती है और जो मोलरता होती है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद मिलता है। तो इनको जब गुणा कराएं 0.001 मोल हमको मिला है। तो जितना मोल हमको यहाँ पे इसकी इसमें जो अपना अभिकारक है इसमें मिल रहे हैं, वही उत्पाद में भी मिलेगा उतना ही मोल, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा ही गहरी रिएक्शन है। तो फिलहाल यहाँ पे 0.001 मोल हमें मिल रहा है। अगला जो प्रश्न है 56 नंबर क्वेश्चन, कहा गया है कि निम्न यौगिकों में से इलेक्ट्रॉन्स ने ही नाइट्रीकरण के लिए सबसे अधिक क्रियाशील क्या होता है? टॉलुइन, बेंजीन, बेंजोइक अम्ल, नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो होगा टॉलुइन, ठीक है, यहाँ पे टॉलुइन सही होगा। परमाणु त्रिज्या का सही क्रम, यहाँ पे परमाणु त्रिज्याओं का बढ़ता और घटता क्रम हमको यहाँ पे याद करना। तो जिनका परमाणु क्रमांक कम है उनका परमाणु त्रिज्या भी छोटी रहेगी, जिनका ज़्यादा है उनका बड़ी होगी। तो इनके लिए जो BG यहाँ पे बोरान, एल्युमिनियम और यहाँ पे इन सभी का जो सही क्रम होगा ये आपका सही है बी वाला ऑप्शन, ठीक है, बी वाला ऑप्शन BGALIN जो कुछ कुल मिला के बना हुआ है, आपका बी वाला ऑप्शन सही है। आगे चलेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन अणुओं की अधिकतम संख्या रखता है? तो यहाँ पे कितने अणु आपके पास टोटल हो रहे हैं? तो इस सवाल को थोड़ा सा हल करेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे कैसे होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ओके, तो अपने पास जो CO2 है, ठीक है, CO2, पहले बात तो अपने पास जो मोलों की कुल संख्या होती है, एक मोल बराबर होते हैं 6.022 गुणा 10⁻23 अणु या परमाणु एक मोल में होते हैं। ये एवोगैड्रो संख्या होती है, एवोगैड्रो संख्या, उसी के आधार पे हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अभी यहाँ पे अपने पास CO2 है, ठीक है, इसके मूलर द्रव्यमान, इसका अणु भार निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका अणु भार निकालेंगे, कार्बन का 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा है, 16 दूनी 32, 32 और 12 मिल करके हो जाएगा 44। अणु भार हो रहा है 44 और हमें जो मात्रा दी गई है वो भी 44 ग्राम थी, ठीक है। अब 44 हमको यहाँ पे भी मिला है, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल के बराबर होता है। तो यहाँ पे 44 ग्राम बराबर 1 मोल हुआ और 1 मोल बराबर 6.67 गुणे 10⁻23 हो गया। तो इसमें मोलों की संख्या जहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी उसके पास अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे H2O की काउंटिंग कर लेते हैं, जो दूसरा विकल्प था। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 1 कम 2 और ऑक्सीजन का 16, 16 2 18। तो 18 अपना अणु भार मिल रहा है और 36 ग्राम हमको H2O दिया गया था। तो इसमें मोलों की संख्या 18 दूनी है 36, तो कितने मोल मिले हैं? 2 मोल, यहाँ पे 2 मोल मिल गए हैं। और यहाँ पे O3 यानी कि ओजोन की बात करेंगे तो यहाँ पे 16 48 ग्राम ओजोन दी गई थी, तो 1 ही मोल बनेगा। SO4, ठीक है, तो यहाँ पे S का 16 हो जाएगा, O पर 16 हो जाएगा, 16 चौका 64 64 और 16 जोड़ने पर 80 ग्राम, 80 जो हो रहा है हमारा इसका अणुभार हो रहा है। लेकिन जो ग्राम की संख्या दी गई थी वो 32 से दी गई थी, यानी यहाँ पे जो होगा वो और भी 1 मोल से भी कम हो जा रहा है मटेरियल। तो जहाँ पे मोलों की संख्या ज़्यादा हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? H2O में हो रही है, दूसरे विकल्प में हो रही है। तो यहाँ पे अणुओं की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो आपका बी वाला ऑप्शन H2O सही है, ठीक है, 36 ग्राम H2O। और यहाँ पे अगर विकल्प अगर देखेंगे तो 36 ग्राम, 32 और 44 और 48, इसमें ऐसे अंदाज़ा देख करके आप नहीं लगा पाएंगे कि कितने कहाँ पे कौन ज़्यादा हो रहा है, किसके पास अणुओं की संख्या ज़्यादा है, जब तक आप उसका अणुभार नहीं निकाल लेते हैं। आगे चलेंगे, पोटास एलम यानी फिटकरी का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो पोटास एलम यानी कि फिटकरी का जो सूत्र होता है K2SO4, ठीक है, Al2SO4 × 24 H2O। तो ये जो यहाँ पे SO4 का होल साइज में, तो ये जो D वाला फार्मूला है, डी वाला जो ऑप्शन है K2SO4 Al2SO4 का होल साइज × 24 H2O, तो ये वाला डी वाला विकल्प सही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर
मिश्र धातु है, मतलब जर्मन सिल्वर इनमें से किससे मिलकर बनता है। एक सवाल जर्मन सिल्वर के बारे में ये भी आता है कि जर्मन सिल्वर में कितने प्रतिशत सिल्वर शुद्ध सिल्वर यानी कि चांदी होता है। तो जर्मन जो सिल्वर होती है इसमें 1% चांदी नहीं होती, ये मिलकर बना होता है किससे। यहाँ पे आपको देखिए कॉपर सभी में कॉमन है, ठीक है, कॉपर, जिंक और निकल। तो यहाँ पे जो सी वाला विकल्प दिखाई दे रहा है, कॉपर, जिंक और निकल इनसे मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपका सी वाला विकल्प सही है, इसमें 1% आपका चांदी नहीं होता, सिल्वर नहीं होता है। ओके, जब सोडियम धातु एथेनॉल से क्रिया करती है तो जब सोडियम धातु एथेनॉल से क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। तो भैया ज़्यादातर मामले में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे भी धातुओं को जब क्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे भी H2 सही होगा, यानी हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। ओके बच्चों, तो 62 नंबर जो क्वेश्चन है, ये ब्लीचिंग पाउडर का सही सूत्र क्या होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो सही सूत्र है वो है CaOCl इंटू Cl, जो डी वाला विकल्प दिखाई दे रहा है, ये है ब्लीचिंग पाउडर का सही सूत्र। ओके, आगे वाला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा ध्रुवीय अणु है जो ध्रुवीय गुण रखता है। तो यहाँ पे जो सही है SF4, तो ये बी वाला विकल्प इसके लिए सही है। यहाँ पे दिया गया है Cu⁴ है, +2 है, और Cu+2 प्लस Fe चेंज इनटू Cu, और यहाँ पे Fe+2 हो रहा है। अपक्रिया में ऑक्सीकृत पदार्थ कौन सा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना ही ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो Fe इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका आयरन है, बी वाला विकल्प, ये सही होगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। मैग्नीशियम का वायु में जलना क्या है। संयोजन, अपक्रिया, विघटन, विस्थापन, उदासीन। तो ये है संयोजन अपक्रियाएं। जब ये जलती है तो ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ती है, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं तो ऑक्सीजन जुड़ती है। और उसके बाद अगला है निम्न फिनालिक यौगिक में सब से ज़्यादा अम्लीय प्रकृति किसकी होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अम्लीय प्रकृति हो रही है वो है पैरा एमिनोफिनाल, यानी पहला वाला विकल्प, ठीक है। यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनाल होगा, गलती हो गई, पैरा नाइट्रोफिनाल डी वाला विकल्प सही होगा। ये सबसे ज़्यादा, इनमें से सबसे ज़्यादा अम्लीय ये है। एथेनॉल के ऑक्सीकरण से बनता है, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, ये बनता है आइसोनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड बनता है, ठीक है। जो डी वाला विकल्प है ये सही है। 68 नंबर क्वेश्चन जो है, वह धातु जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। तो बाकी सब तो हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, यानी हाइड्रोजन निकालते हैं, बट ये नहीं करती है। तो इनमें कौन सा सही है, वो है कॉपर, CO, ठीक है। आगे है बॉक्साइट किसका मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क, मुख्य अयस्क होता है। तो ये यहाँ पे एल्युमिनियम सही होगा। पीतल किसकी मिश्र धातु है। तो पीतल जो होता है, यहाँ पे आपको जो शॉर्टकट तरीका होता है वो पिताजी होता है, ठीक है। पी से पीतल, ता से तांबा यानी कि कॉपर, जी यानी कि जिंक। तो यहाँ पे कॉपर और जिंक दिखाई दे रहा है, सी वाला विकल्प सही हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्न यौगिकों में से अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध किनमें होता है। तो अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध पानी में होता है। तो यहाँ पे पानी तो विकल्प दिया नहीं है, तो यहाँ पे जो सही है आपका सेलुलोज, इसमें होता है, ठीक है, सेलुलोज में होता है। आगे वाला क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ पे दिया गया, निम्न में से किस यौगिक में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक होता है। तो इसमें कौन सा, किस में ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब अच्छा एक छोड़ दिया हमने। निम्न में से किस धातु का उपयोग लोहे के कैथोडी प्रतिरक्षा के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सही है जिंक
जिंक का प्रयोग किया जाता है। आगे यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक किस में होती हैं, तो यहाँ पे होती है N3H में, ठीक है, डी वाला विकल्प N3H पे। आगे है जब एक 74 नंबर क्वेश्चन, जब एक छात्र किसी जलीय विलयन में लाल लिटमस पेपर डालता है तो लिटमस पेपर जो लाल है वो नीले में बदल जाता है। तो लाल से नीले में बदल रहा है तो ये विलयन कैसा है, ये अम्लीय है कि क्षारीय है, बस ये हमको जानना है पहले। तो इसका जो तरीका होता है ज्ञात करने का, जो ट्रिक है वो होती है BRA, यानी कि ब्लू। ब्लू अगर ए में रेड में बदल जाए, नीला वाला रेड में बदल जाएगा तो आपका एसिड होगा। अब उसका उल्टा हो रहा है यहाँ पे कि रेड वाला ब्लू में बदल जा रहा है, लाल वाला नीले में बदल रहा है, तो वो क्षार है। अब उस क्षार में क्या मिलाया जाए, तो उसमें अधिक मात्रा में क्या मिलाया जाए कि रंग विलयन का रंग परिवर्तित किया जा सके। तो यहाँ पे विलयन का रंग नहीं होना चाहिए कि आपका ये लिटमस पेपर का रंग बदलना है, क्योंकि जलीय विलयन तो बदला ही नहीं है। कुल मिला के बस ये समझिए कि उसको क्षारीय से अम्लीय कैसे करना है, तो इसमें अम्ल मिलाना होगा। तो अम्ल कौन सा इनमें दिखाई दे रहा है, तो जो सिरका विलयन है दिखाई दे रहा है। सिरका क्या है, अम्ल होता है, तो यहाँ पे सिरका विलयन का हम प्रयोग करेंगे, ये वाला सही विकल्प होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। जो 75 नंबर क्वेश्चन है उसको भी देख लेंगे। 3.42 ग्राम सुक्रोज को एक बीकर में रखे 18 ग्राम जल में घोला जाता है। विलयन में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या हमको यहाँ पे ज्ञात करनी है, कितने ऑक्सीजन के परमाणु है। तो इसमें से ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या गिनेंगे, इसमें भी गिनेंगे और उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे। कैसे गिनेंगे चलेंगे देखेंगे। तो भाई बात ये है कि 3.42 ग्राम आपके पास सुक्रोज है। सुक्रोज का अणुभार निकालते हैं तो कार्बन सुक्रोज का जो सूत्र होता है C12H22O11 होता है। तो कार्बन 12 12 में 144 हो गया। हाइड्रोजन का एक होता है 22 का नम 22 और ऑक्सीजन का 16 होता है 16 ग्राम में 176। तो यहाँ पे सभी को जोड़ दिया तो 342 के बराबर आया। यहाँ पे 3.42 ग्राम था, यहाँ पे अणुभार इतना मिला है। हम यहाँ पे मोलों की संख्या निकालेंगे, क्योंकि 1 मोल बराबर 6.62 गुणा 10⁻23 अणु होते हैं, और उतने ही अगर उसमें किसी की बात की जाए तो परमाणु होंगे। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल हम बात करेंगे कि किसके पास कितने यहाँ पे कितने मोल हमारे बन रहे हैं। तो यहाँ पे मोलों की संख्या याद करेंगे तो दिया गया द्रव्यमान 3.42 है, और यहाँ पे 342 से जब भाग करेंगे 0.10⁻2 मोल हमको मिलेगा। ठीक है, इतना हमको मोल मिला है। अब इस इतने मोल में कितने आपके पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन देखेंगे कि 11 ऑक्सीजन है। ठीक है, देखिए 1 मोल अगर ये पूरा मटेरियल बनता है तो उसमें से 11 मोल आपके ऑक्सीजन होंगे, ऑक्सीजन परमाणु होंगे। ये तो अणु बना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मोल परमाणु होंगे, 11 मोल परमाणु होंगे। तो यहाँ पे परमाणुओं की संख्या अगर हम ज्ञात करेंगे, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, तो इसी देखें 1.2 मोल में कितने अणु होंगे। अगर हम ज्ञात करें 6.022 गुणे 10⁻23 जो हो रहा है उसमें 0.2 से हम गुणा करेंगे ताकि वो कम हो जाए, और यहाँ पे 6.022 गुणे 10⁻21 अणु मिल रहा है। अब ऑक्सीजन के जो परमाणु की संख्या क्या है, तो इसी में 11 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 11 यहाँ पे आपको गिनती दिखाई दे रही थी, इसी वजह से 11 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 11 से गुणा करने पे, इस गिनती में गुणा करने पे इतना कुछ मिला है। दशमलव को एडजस्ट करेंगे तो 6.6242 गुणे 10⁻22। ठीक है, 22 परमाणु हमको यहाँ पे ऑक्सीजन के मिल रहे हैं। साथ में बात कर लेंगे जब उसको H2O में मिलाया गया है, यानी कि पानी में मिलाया गया है, तो पानी में भी आपके अणु ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या होगी। तो यहाँ पे H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 2 + 16 यानी कि 18 होता है। अपने पास 18 ग्राम H2O ही था। ठीक है, तो यहाँ पे 18 ग्राम H2O में क्या हो गया,
1 मोल बनेगा तो उसमें 6.022 × 10⁻23 अणु बनेंगे। और अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या निकालने के हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ केवल 1 है, कुछ नहीं गिनती है तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होगी इसी गिनती के बराबर होगी, ना कुछ गुणा करना है ना कुछ भाग करना है, तो यानी कि यहाँ पे परमाणुओं की संख्या होगी। तो विलयन में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या निकालने तो पिछला वाला जो गिनती थे और अब की बार जो गिनती है दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻23 हमने बराबर करने के लिए यहाँ से दशमलव और थोड़ा सा हटा दिया, उसके बाद गिनतियों को बड़े आराम से जोड़ दिया और 10⁻23 रहने दिया। तो इतने परमाणु 6.684 × 10⁻23 परमाणु हमको मिल रहे हैं ऑक्सीजन के, जो इस विलयन में पूरे में होंगे। ओके।